डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। रेडी है। दो तरह की रिप्रोडक्शन सिस्टम है, किस बेसिस पे? जेंडर के बेसिस पे, ठीक है? किसके बेसिस पे? जेंडर के बेसिस पे। फर्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? फर्स्ट इज ब्रेस्ट, सेकंड यूट्रस and its associated structures. Associated structure means what? सहायक ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब्स है, सर्विक्स है, वजाइना है, ये सारी, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं और क्या रहता है? पेनिस, ठीक है? दो तरह के आपके दो ऑर्गन्स आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं और बहुत सारे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। इतना क्लियर है? नाउ वी थ्रो द लाइट ऑन द रिप्रोडक्शन, देन व्हाट डू यू मीन बाय द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या है? रिप्रोडक्शन मीन्स इट इज combined by the two terms re plus production. Clear? Production means what? उत्पादन, प्रोड्यूस करना, है ना? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। एंड री मीन्स व्हाट? पुनः, बार बार, है ना? तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है? अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करना क्या कहलाएगा? अपना रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कहलाएगा। इतना क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? आपने कुछ सुना होगा स्टेम सेल्स, सुना? स्टेम सेल्स क्या होता है? स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स क्या होता है? टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स, सेल्स जब देखो, पहली बात तो ये हवा में मत सुनना, रामायण नहीं चल रही है ना? ये जो जितने भी टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है। स्टेम सेल्स, सेल्स पता है आपको क्या होते हैं? सेल्स क्या होता है? इट इज एनाटॉमिकल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है? एनाटॉमिकल मीन्स व्हाट? स्ट्रक्चरल वाइज और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल वाइज भी और फंक्शनल यूनिट भी है। स्टेम सेल मतलब क्या होता है? स्टेम सेल्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सुना है? नहीं सुना? स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम होते हैं, ठीक है? उनको बोलते हैं अपन स्टेम सेल्स। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको किसी भी तरह की कोई कैंसर है, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, तो कैंसर में क्या होता है? उसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, है ना? क्या करवाना है अपन को? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है? एक डोनर रहेगा और एक रहेगा रिसिपिएंट, ठीक है? देने वाला और लेने वाला। देने वाला जो दे रहा है, लेने वाला जो ग्रहण कर रहा है, ठीक है? तो जो देने वाला है वो अपना बोन मैरो किसको देगा? रिसिपिएंट पर्सन को देगा, ठीक है? पर ये बहुत इजी नहीं होता है, ठीक है? सिर्फ आपको ये देखना है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, उससे जो कई सारे रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक है? या उनको प्रिवेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। क्योरेटिव नहीं है,
प्रिवेंटिव मेजर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिवेंटिव एंड द क्यूरेटिव मेजर्स? प्रिवेंट तो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मतलब क्योर मतलब जड़ से खत्म करना, और तो रोकथाम का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए वो दबी रहेगी पर इम्पैक्ट नहीं। आपने सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, टर्म सुना है, पूरा स्टेटमेंट सुना है। आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो होते हैं, है ना, अब आप मुझे एक बात बताइए, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स सब होते हैं, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए आप क्या करते हैं कि भैया तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हम आपको हॉस्पिटलाइजेशन कर देंगे, बस क्या करते हैं? उसका प्रिवेंटेशन करते हैं। हाँ, प्रिवेंटेशन कैसे करते हैं? प्रिवेंशन कैसे हेलमेट लगा करते के। हैं? हेलमेट लगा के। आरटीए को कम करने के लिए आप प्रिवेंटिव मेजर्स क्या देंगे उसको? हेलमेट लगाना, ठीक है। आप क्या देंगे उसको? हेल्थ एजुकेशन देंगे हेलमेट के लिए, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन देंगे कि भाई आप अगर हेलमेट लगाएंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भारी नुकसान नहीं होगा आपके शरीर। इतना क्लियर है। क्यूरेटिव क्या होता है? क्यूरेटिव का हिंदी में मतलब होता है केयर में, केयर का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है देखभाल करना, और प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम करना। रोकथाम का मतलब होता है वो चीज़ होने से पहले ही उसको रोक लिया जाए, ठीक है। एक होता है इरेडिकेशन, इरेडिकेशन। इरेडिकेशन क्या होता है? एक होता है गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, है ना। इरेडिकेशन जड़ से खत्म करना, ठीक है। जड़ से खत्म, देखो जैसे अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शंस में आ जाए, एक वैक्सीनेशन है, किसी भी तरह का कोई टर्म दे दिया जाए जो एंटीबायोटिक हो, एंटीवायरल हो, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रिवेंटिव मेजर क्या है, तो क्या होगा? वैक्सीनेशन हो, है ना। आप बीसीजी का टीका ले रहे हैं, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है। टीबी के लिए दिया जाता है। इतना क्लियर है? स्टेम सेल्स तक समझ में है? इसी तरह के टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स भी होते हैं जिनमें ज्यादातर की आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, चूहों में पाए जाते हैं, ठीक है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। या फिर जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स का जो जनरल मीन है, टोटिपोटेंट मतलब टोटल रिप्रोडक्शन, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन, टोटिपोटेंट, टोटल पोटेंशियलिटी, ठीक है। क्षमता, टोटिपोटेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है कैपेसिटी या फिर पोटेंशियलिटी, पोटेंशियलिटी इसका मतलब होता है टोटल, ठीक है। अब इसको कलेक्ट करने के, स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने के आजकल बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कैसे कैसे तरीके हैं? जैसे कि मेंस्ट्रुएशन सबने सुना है, सब जानते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड होता है, दिस दैट इज प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कौन कौन मानता है इम्प्योर ब्लड है? जो मेंस्ट्रुएशन होता है, सबको पता तो है ना, मेंस्ट्रुएशन प्योर होता है ब्लड या इम्प्योर होता है? प्योर होता है। और इम्प्योर कौन कौन लोग मानते हैं? रेज योर हैंड्स, बताओ ना। इम्प्योर है तो हमें नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्योर है या प्योर है, आप मुझे ये बताइए। इम्प्योर कितने लोग मानते हैं? एक ही कैंडिडेट है। और प्योर? एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन ब्लड इज टोटल प्योर ब्लड, ठीक है। प्योर ब्लड होता है। क्यों होता है प्योर ब्लड, मैं आगे से बताऊंगी आपको कि मेंस्ट्रुएशन होता क्यों, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लीडिंग होती है, जो 2 से 3 दिन की ब्लीडिंग जो होती है, उसको कलेक्ट करना। आप कलेक्ट कैसे करते हैं? जिस तरह से आपका यूरिनरी कैथेटर होता है, ठीक है, पेशाब की जो नली डालता है ना, आप बीमार हो जाते हैं तो पेशाब की नली डालते हैं, इसी तरह से यूरिनरी कैथेटर डालते हैं, मेंस्ट्रुएशन कैथेटर डालते हैं, जिससे जिस तरह से यूरिन कलेक्ट होती है, उसी तरह से मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लीडिंग है वो कलेक्ट होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है? स्टेम सेल्स होते हैं।
एक मेजर्स ये हो गया। ये जो अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे, आपके सिलेबस में है जेनेटिक इंजीनियरिंग, थोड़ा थोड़ा कहीं दिया हुआ है। तो पहला मेजर्स क्या, स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने का, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। सेकंड क्या है, नेचुरली अगर अपन स्टेम सेल को कलेक्ट करना चाहें तो दूसरा मेजर क्या है, जो हम वेस्ट मानते हैं, वेस्ट मत। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन में जो इम्प्योर ब्लड होते हैं, ये मिथ है एक तरह का। जो पुराने लोग थे जिनको मेंस्ट्रुएशन होता है उनको खाना नहीं बनाने देते, ये सो मैनी थिंग्स आते हैं, ठीक है। बट ये क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। मैं कहाँ थी, हाँ, सेकंड मेथड क्या होगा, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा, प्लासेंटा क्या होता है, किसी ने नहीं सुना प्लासेंटा? गर्भनाल किसको बोलते हैं? गर्भनाल, है ना, गर्भनाल हिंदी में क्या होता है, गर्भनाल। गर्भ। ये आपका यूट्रस रहता है, ये बेबी रहता है, तो यहाँ पर प्लासेंटा रहता है और ये इस तरह से बेबी के नाल से जुड़ा रहता है, ठीक है। इस पोर्शन को बोलते हैं अपन क्या, प्लासेंटा, ठीक है। जब डिलीवरी होती है तो ये प्लासेंटा क्या है, फेंक दिया जाता है। आजकल इसके इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, नेचुरली स्टेम सेल्स अपन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, उनका इंश्योरेंस होता है। और फिर आगे चल के भविष्य में सिबलिंग्स को या जो भी संतान है उसको अगर किसी भी तरह का कोई ल्यूकेमिया, किसी भी तरह का ऐसा रोग होता है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, स्टेम सेल्स ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स है। इतना क्लियर है? अब हम आते हैं, ये थी बेसिक थिंग्स। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा है? प्लेसेंटा कलेक्शन, हाँ, प्लेसेंटा को कलेक्ट करना प्लेसेंटल इंश्योरेंस बोलते हैं। सेकंड नंबर है आपने प्लेसेंटा, कस्टम क्या प्लेसेंटा? मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, पूरा प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है उसमें या जो ब्लड निकलता है? देखो ये क्या है, आजकल ट्रेंड में तो नहीं है बहुत ज़्यादा, अपने यहाँ पे तो होता ही नहीं है, इंदौर वगैरह में है, एमपी में, तो इसका मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता कि पूरा प्लेसेंटा होता है या फिर सिर्फ उसमें से स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, ये इसका मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पहले बात की थी ब्रेस्ट की, ठीक है, 2 इन नंबर्स, ठीक है। इसके अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। बीच में जो प्रोट्रूडेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम निप्पल, ठीक है। क्या होता है, निप्पल। जो बीच का यहाँ पर कुछ ग्रैन्यूल्स रहते हैं, जो क्या, जिसमें क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट्स की अधिकता होती है। कौन से पिगमेंट्स की, मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट मींस व्हाट, मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन वर्णक किस काम में आता है, स्किन को कलर देने, स्किन कॉम्प्लेक्स को कलर देने, है ना। हम गोरे हैं, इट मींस क्या है, हमारे अंदर मेलानिन पिगमेंट कैसा है, कम है, ठीक है। अगर हम काले हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है। इतना क्लियर है? इसको बोलते हैं हम एरियोला। पूछा जाता है कि फीडिंग के टाइम पर एरियोला काम आता है या फिर निप्पल, तो निप्पल। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है इतना? दूसरी चीज होती है, इसमें कुछ डक्ट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, डक्ट्स। डक्ट्स क्या होते हैं, ट्यूब, नलियां, ट्यूब्स, हिंदी में बोलते हैं नलियां या फिर ट्यूब्स। डक्ट्स कौन सी होती है, लैक्टिफेरस डक्ट, ये पूछी जाती है, ठीक है। लैक्टिफेरस ducts. What do you mean by the lactation? Lactation. अब समझ में, lactating mother and nursing mother.
You have listened so many times in the newspaper during COVID vaccination that nursing mothers or the lactating mothers do not allowed to get vaccination. ठीक है, जो ऐसी माताएं जो गर्भ धारण किए हुए हैं या फिर जो बच्चों को दूध पिलाती हैं और वो वैक्सीन नहीं लेना है उनको, है ना, यही तो था। फिर बाद में लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी आ गया, है ना, वैक्सीनेशन। तो ऐसी मदर्स जो क्या कर रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही है, उनको बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द लैक्टेटिंग मदर्स, दैट इज लैक्टेशन। ठीक है, मैं क्लियर है। नर्सिंग मदर्स जो केयर कर रही हैं बच्चे की, ठीक है, या फिर जो प्रेग्नेंट है, इतना क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि डक्स विच इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, कौन सी डक्स होंगी, लैक्टिफेरस डक्स। ऐसे डक्स का नाम बताओ जो कि ब्रेस्ट मिल्क को कलेक्ट करके रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्स। इस तरह से छोटी छोटी नसें होती हैं, ठीक है, ट्यूब्स होती हैं, नसें नहीं ट्यूब्स होती हैं, जो क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करके एरियोला के बाद फिर निप्पल में लाती हैं, जिसके बाद ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, एक्सपेल होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लैक्टिफेरस डक्ट। ब्रेस्ट मिल्क आता क्यों है, क्यों आता है, ग्लैंड एक्टिंग रिलीज, कौन से हार्मोन की वजह से, पड़ा हुआ है लैक्टोजन। लैक्टोजन क्या होता है, हार्मोन है, ठीक है, उसकी वजह से आपका, और एक होता है इस्ट्रोजन हार्मोन, इस्ट्रोजन और लैक्टोजन। ठीक है, दो तरह के हार्मोन होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए ब्रेस्ट मिल्क के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो लैक्टोजन और इस्ट्रोजन। ठीक है, इनका लेवल बढ़ जाता है। आपने सुना होगा, हम मतलब ये क्लास ऐसा है कि जीएस के पर्पज से ना होते हुए हमको एक जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, जब जो भी फीमेल होती है, जब उसकी डिलीवरी होती है, तो जो हमारी ग्रैनीज होती हैं, ग्रैनी कौन होते हैं, ग्रैनी ग्रैनी कौन होते हैं, जो हमारे ग्रैंड मदर्स होते हैं। ठीक है, जो दादी नानी बोलते हैं, दादी नानी को बोलते हैं ग्रैनी। ठीक है, जो हमारी ग्रैनीज होती हैं वो क्या करती थी, तो लड्डू बनाती हैं लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, उसमें क्या बहुत सारा जीरा डाल देते हैं। ठीक है, क्यूमिन सीड्स, जीरा को क्या बोलते हैं, क्यूमिन सीड्स। ठीक है, दे एडेड अ लॉट ऑफ क्यूमिन्स। व्हाई दे एडेड द क्यूमिन सीड्स इन दैट लड्डूस, because somewhere cumin seeds is also responsible for secreting the breast milk. ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क को सीक्रेट करने के लिए क्यूमिन सीड्स कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं उनके लड्डुओं में क्या डालते हैं, जीरा डालते हैं। ठीक है, जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा आए। ठीक है, एकदम क्लियर है। ये अपना ब्रेस्ट जो है जनरल टर्म्स में समझ में आता है। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आजकल अगर आप देखेंगे, कल का अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, तो जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में क्या है, इंडिया की सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। ठीक है, बेंगलुरु सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है आपका चेन्नई। ठीक है, बेंगलुरु में क्या हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चांसेस नहीं, पेशेंट्स हैं। ठीक है, 25 से 30% पेशेंट है बेंगलुरु में ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर को असेस ज़्यादातर किस एज में होता है, ब्रेस्ट कैंसर किस एज में होता है, टीनेज गर्ल्स में बहुत कॉमन है आजकल। ठीक है, या 30-35 से बिलो द एज। ठीक है, जो भी 35 से बिलो हैं उनमें ज़्यादातर होता है। तो एक प्रोसेस होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, BSE बोलते हैं, BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, जो भी फीमेल है उनको क्या है, अपने ब्रेस्ट का खुद ही सेल्फ एग्जामिनेशन करना। ठीक है, तो 2-3 मेथड होते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बता दूँ।
देखो ये है आपका निप्पल, ये ब्रेस्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है, जब भी सोप लेना है अपने हाथों में, उसको क्या करना है, अपने जो दोनों आर्म्स हैं उनको लिफ्ट करके जो हमारी एक्सिलरी रीजन होता है, ठीक है, जो हमारा एक्सिलरी रीजन होता है, ये जो रीजन होता है, ये बगल जिसको बोलते हैं, एक्सिलरी रीजन में क्या होता है, लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा तो कैंसर कहाँ होता है सबसे ज्यादा, ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट में कैंसर नहीं होता है। क्यों होता है वहां पर कैंसर? क्योंकि वहां पर लिम्फ नोड्स हैं। क्या है वहां पर? लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड क्या करते हैं? लिम्फ नोड का मतलब होता है गांठ, ठीक है, ये अच्छी वाली गांठ होती है, ठीक है। इस तरह से लिम्फ रहता है, उसमें लिम्फ भरा हुआ रहता है और ये नोड रहते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आप उसमें आज गूगल करके देखना तो लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स रहेंगे, वो उसी तरह से रहेंगे। एक थोड़ी सी नली गई होगी, फिर गांठ होगी, फिर नली गई होगी, फिर गांठ होगी, गुच्छा होता है लिम्फ नोड्स का। यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्स रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों आर्म्स को लिफ्ट करके क्या होता है, हमको ये बगल वाला रीजन देखना है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है? पहले एक हाथ ऊपर करना है, साबुन से उसको देखना है, फिर दूसरे हाथ को लिफ्ट करना है। क्लियर है ना? दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम जब भी हम स्लीपिंग पैटर्न में, ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न में क्या होता है, अपना जो एक हाथ है इसको सिर के नीचे रखना है, फिर उसको इसी तरह से एग्जामिन करना है, ठीक है, किसी की तरह की कोई गांठ नहीं है। तीसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमको आउटर साइड से इनसाइड में क्या करना है, एग्जामिन करना है, इस तरह से। क्लियर? ठीक है, आउटर से इनसाइड में हमको एग्जामिन करना है कि कोई लंप तो नहीं है, कोई नोट तो नहीं है, कोई स्फुड़न तो नहीं है, ठीक है। 3 स्टेप हो गए। क्लियर है इतना? चौथा क्या होता है, हमको इन साइड से आउटर साइड की तरफ देखना है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा कैंसर कहाँ होता है? यही होता है, बीच में जो स्टर्नम वाला पोर्शन होता है वहाँ कम होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पोर्शन जो चांसेस होते हैं वो इसी रीजन में होते हैं, जो लिम्फ नोड के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड क्या होता है? कैंसर क्या होता है? कैंसर क्या होता क्या? कैंसर सेल्स की ज़्यादा ग्रोथ होती है। हाँ, ज़्यादा एबनॉर्मल, ज़्यादा नहीं, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स इज नोन एज द कैंसर, ठीक है। इसी तरह के 2 स्टेप्स और हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ब्रेस्ट समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? बता दो। अब हम चलते हैं यूट्रस की तरफ। समझ जाओगे ना? हाथी की सूंड नहीं है अभी।
ये पूरा है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओवरीज। ओवरीज कितने होते हैं? अभी तक आपने जितना भी बायो में पढ़ा हुआ, 2 ओवरी होते हैं, एक यूट्रस होता है, एक सर्विक्स होता है, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होता है। कैसे होता है ये नहीं पता, ठीक है? ये पता है, आप जनरल देख लो कि कैसा कैसा होता है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट। तो 2 ओवरीज हैं आपके। ये जो इस तरह का हाथ के पंजे जैसी जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिम्ब्रेट। क्या बोलते हैं इसको? फिम्ब्रेट, ठीक है? फिम्ब्रेट ये है आपकी ओवरी। ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? ये होता है आपका फंडस, ठीक है? ये होता है आपका सर्विक्स। ना क्लियर है? ठीक है? देखो, अभी हमने बात की थी मेंस्ट्रुएशन की, ठीक है? मेंस्ट्रुएशन एक साइकिल है, एक ऐसा चक्र है जो क्या एक रेगुलर इंटरवल पर द्वारा आता है, ठीक है? नॉर्मली ये साइकिल जो होती है वो कितने पीरियड की होती है? 28 से 30 डेज, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पड़े इतना बहुत ज़्यादा डीप में जाने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है? प्रेगनेंसी में ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। क्या होता है जब एक साइकिल जैसे चलती है अपनी 3 से 4 दिन, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको शायद सर ने वो पढ़ाया होगा, एंडोमेट्रियम वगैरह पढ़ाया है, मीसोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है? एक्सटर्नल लेयर एक होती है बीच की, मीसोमेट्रियम, एक होती है इनर लेयर जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है? ये 3 तरह की लेयर्स होती हैं। एक्चुअली होता क्या है मेंस्ट्रुएशन में कि जब हार्मोन्स अपने बढ़ने लगते हैं, दो 3 हार्मोन होते हैं। एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है कि ये जो ओवरी होती है, ओवरी का काम क्या होता है? इसमें अंडे बनते हैं, ठीक है? एग्स बनते हैं। क्या होता है? एग्स का नेचुरली बनना होता है। जब, और ये स्टार्ट कब से हो जाता है? जब एक भ्रूण अपने माँ के भूम में होता है तब से ये बनना स्टार्ट हो जाता है। कब से? जब एक बच्ची अपने माँ के भूम में होती है, गर्भ में होती है, तब से ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे गर्भ से भी वो बड़ी होती जाती है, उसके जो अंडों की क्वांटिटी है वो क्या होती है? कम होती जाती है। 20 मिलियंस तक, 20 बिलियंस तक बनते हैं, समझ रहे हो? 20 बिलियन मिलियंस तक बनते हैं। 20 मिलियन बिलियन समझते हो कितना होता है? लेकिन जैसे उसका बर्थ होता है और जैसे ही जैसे वो बड़ी होती जाएगी फीमेल, उसकी जो एग्स की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। और 20-25 साल तक आते हैं तो 2, 4, 6, एक्सेप्शनल है कि 6 बने। लेकिन अगर एक मेच्योर एज कवर करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो उसको होता है पीसीओडी। ऐसा समझो, नेचुरली क्या होता है इसमें? ये इस तरह के ये अंडे बन रहे हैं, ठीक है? अब जैसे ही ये बन जाएंगे, जैसे ही ये अंडे बन जाएंगे, ये अंडे बनने के बाद क्या होता है? 14वां दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। पूछा जाता है ओव्यूलेशन डे कौन सा होता है? 14वां दिन। ऐसा बुक्स में है कि 14वें दिन क्या होता है आपका? ओव्यूलेशन के दिन क्या बोलते हैं? मुझे भी नहीं पता। ओव्यूलेशन, ठीक है? ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। किसी में 13वें दिन भी होता है, 15वें दिन भी होता है, 16वें दिन तक भी होता है। मतलब 4 दिन प्लस माइनस में आपके चलते। अच्छा, इसमें होता क्या है? अब जब ये एग्स मेच्योर हो गए, बन गए, पूरी तरह से बन गए, तो ये क्या होता है? इसकी जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है? फट जाती है, ठीक है? क्लियर है? ये 14वें दिन ये लेयर फट जाएगी और इसमें से एग क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। जब
वो ओवुलेशन से होती है। नहीं, वो कुछ और होगा, रिलीज ओव्यूलेशन कुछ और होगा, पता नहीं। अब ये जब एग निकल गया तो कहाँ जाएगा ये? एग निकलेगा तो कहाँ जाएगा? Fallopian ये है ना, ये फिम्ब्रेन को कैच कर लेंगे, ठीक है? ये फिम्ब्रेन को पकड़ के कहाँ ले आएंगे? ऐसे घूमते हुए यहाँ ले आएंगे, ठीक है? अब इन केस यहाँ पर अगर स्पर्म है, स्पर्म कहाँ से आते हैं? नीचे से, ठीक है? अगर इन केस यहाँ पर स्पर्म है तो दोनों का क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और इन केस अगर स्पर्म्स नहीं है, प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ स्पर्म है, तो क्या हो जाएगा? ये जो एग है वो यहाँ आके, यहाँ जैसे ही आ जाएगा, हार्मोन्स के प्रभाव से ये जो 3 लेयर्स बताई थी मैंने आपको, एंडोमेट्रियम, ठीक है, और बीच की थी मेसोमेट्रियम, ठीक है? 3 लेयर होती है, एक एक्सटर्नल वाली, बीच की मेसोमेट्रियम और लास्ट की कौन सी होती है सबसे अंदर वाली? एंडोमेट्रियम। ये सबसे ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो जैसे ही ये एग आएगा, हार्मोन के प्रभाव से ये वाली लेयर है ना, ये वाली एंडोमेट्रियम, इसको क्या करेगा? तोड़ने लगेगा, और यही ब्लड होता है, ठीक है? जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है वो क्या होता है? कुछ नहीं होता, इट इज अ शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है? जो एंडोमेट्रियम है वो क्या है? शेड हो जाती है। जैसे ही वो शेड हो जाएगी, 3-4 दिन ब्लीडिंग चलेगी, पूरी ये एंडोमेट्रियम खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद जैसे खत्म होगी, इसका मतलब क्या है? आपकी साइकिल पूरी होगी। जैसे ही साइकिल पूरी होगी, खत्म, सब खत्म होने के बाद फिर से यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग 2 हार्मोन थे ना, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल्स सुने होंगे ना आपने। अरे भैया, तभी तो बोलती हूँ इंग्लिश पढ़ा करो, पेपर में कभी नहीं, न्यूज़पेपर से कभी नहीं सीख पाओगे पर इतने नहीं। शैम्पू लेते हो, शैम्पू में लिखा आता है इट स्ट्रॉन्ग्स द हेयर फॉलिकल्स, है ना? दिस और दैट शैम्पू स्ट्रॉन्ग्स द हेयर फॉलिकल्स, लिखा रहता है हेयर फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या होते हैं? जड़ नहीं, एक तरह से ग्रेन्स टाइप में, कुछ दाने, अंडे टाइप में, ठीक है? समझ रहे? जब हम बाल उखाड़ना, नीचे से थोड़ा सा सफेद सा कुछ दिखता है ना, ठीक है? वो क्या है? हेयर फॉलिकल्स, है ना? तो यहाँ पर जो फॉलिकल स्टिमुलेट मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट करना, किसी चीज को उत्तेजित करना, प्रोवोक करना, है ना? उकसाना, ठीक है? तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एक बार लेयर झड़ गई, लेयर झड़ने के बाद क्या, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये ओवरी को मैसेज देगा, कहाँ से? ब्रेन से, कि भाई एंडोमेट्रियम झड़ गई और हमको दूसरी साइकिल करनी है, तो तुम अंडे बनाओ, है ना? जब अंडे बन जाएंगे, फिर से मैच्योर होगा, फिर से ओवुलेशन होगा, और ये फिर से एग वहीं के वहीं आ जाएगा, ठीक है? और ये इसी तरह से एंडोमेट्रियम के साथ वो एग्स भी क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो अब समझ में इतना क्लियर हुआ कि मेंस्ट्रुएटिंग ब्लीडिंग क्या होती है? प्योर होती है, इट इज नॉट इम्प्योर। क्लियर है एकदम? स्टेम सेल्स क्या कैसे आएंगे यहाँ पर? स्टेम सेल्स कैसे आएंगे भैया? जो ओवम है, ओवम क्या है? ओवम एक स्टेम सेल्स है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर आप सपोज कीजिए, जिन महिलाओं के अंदर एग्स नहीं बनते, ऐसा भी होता है, जिन महिलाओं के अंदर अगर एग्स नहीं बनते हैं तो दे आर इनफर्टाइल, ठीक है? फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी 2 चीज़ें होती है, अभी बता रही हूँ मैं आपको। तो अगर एग्स ही नहीं होगा तो ये साइकिल भी नहीं होगी, और वो जो फीमेल है वो कैसी रहेगी? इनफर्टाइल रहेगी, ठीक है? तो एग क्या है? स्टेम सेल हुआ। कैसे स्टेम सेल हुआ? आया गणित समझ में इतना? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं, इसी तरह से क्या होता है? दूसरी चीज भी है, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं। 2 चीजें होती हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ठीक है? फर्टिलिटी का जनरल मीनिंग क्या होता है? हमारी मिट्टी फर्टाइल है, ठीक है? उपजाऊ, ठीक है? फीमेल या ह्यूमन बीइंग्स में भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स ओनली, क्योंकि मेल भी इनफर्टाइल और फर्टाइल होते हैं, ठीक है? फीमेल्स का अगर
फर्टिलिटी की बात करें तो फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है जन्म कि वो प्रजनन करने में सक्षम है। ठीक है, अब होता कैसे है प्रजनन, ये देखो फर्टिलिटी तो ये देखो यहाँ से ओवा आएगा, नीचे से स्पर्म अगर आते हैं तो क्या होता है दोनों का गेट टुगेदर हो जाता है, फिर वहाँ से क्या वोरुला ये सब बनने लगता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है अपना फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हिंदी में प्रजनन ही बोलते हैं। हाँ। फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी आ जाती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हो सकता है आपके में पूछा जाए कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, किस हार्मोन की अधिकता हो जाती है प्रेगनेंसी शुरुआत, एचसीजी ये पूछा जाता है। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, इसकी अधिकता हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है प्रेगनेंसी आता है। दूसरी चीज क्या होता है, एक हार्मोन और होता है जिससे हम पता करते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। कौन सा टेस्ट होता है, बीटा एचसीजी। कौन सा होता है, बीटा एचसीजी, ये बीटा है। ठीक है, बीटा एचसीजी टेस्ट होता है, बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, या फिर क्या होता है एक मतलब फर्टिलाइजेशन होने के कुछ घंटों या फिर कुछ दिन बाद हमारी यूरिन में ये हार्मोन आने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हम यूरिन से भी टेस्ट कर सकते हैं। इन केस कभी कभी क्या होता है यूरिन से हम क्या करते हैं कंफर्म नहीं होता है तो क्या होता है बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट भी होता है। ठीक है, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं। तो ये ब्लड टेस्ट भी होता है और यूरिन टेस्ट भी होता है। इतना क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। फर्टिलिटी समझ में आ गया। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो कि फर्टिलिटी करने में फर्टाइल है। अब इनफर्टिलिटी क्या होता है, देयर आर सो मेनी लॉट ऑफ केसेस आर देयर जो लोग क्या होते हैं इनफर्टाइल होते हैं। क्या क्या रीजंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेगुलर इंटरवल पर हमारे ओवरीज के अंदर क्या होता है ओवर मैच्योर होता है। इन केस ये ओवा बने ही ना, ठीक है, इन केस ये ओवा बने ही ना, तो जब एग ही नहीं है तो फर्टिलिटी प्रेगनेंसी होने के चांसेस ही नहीं। पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये बहुत ज्यादा बनने लगे, बहुत ज्यादा बनने लगे, बहुत ज्यादा बनने लगे। बहुत ज्यादा बनना तो ठीक है, लेकिन इमेच्योर बने, इमेच्योर। ठीक है, इमेच्योर का मतलब कैसा होता है, हाँ अपरिपक्व। मतलब जैसे एक मेच्योर ह्यूमन बीइंग्स कौन होता है, एडल्ट, जिसने एडल्ट एज अगर क्रॉस कर ली है या फिर उस एज पर है, इट मीन्स वो कैसा है, मेच्योर है। ठीक है, इमेच्योर बनने लगे उसको बोलते हैं पीसीओडी। ठीक है, पीसीओडी। पीसीओडी पता है क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर होता है जिन ऐसी फीमेल जिनमें ये पीसीओडी होता है उनको बाल आने लगते हैं। ठीक है, चिन हेयर्स आने लगते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी पहचान होती है उनकी। उनका वेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, थोड़े चिड़चिड़े रहेंगे, अजीब ही तरीके के रहते हैं वो। ठीक है, जिनमें पीसीओडी होता है उनको ये पूरा अपर लिप आने लगता है और ये चिन हेयर्स आने। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं और ओबेस पेशेंट में और थायराइड वाले पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इतना क्लियर हुआ? दूसरा चांस क्या है इनफर्टिलिटी का, दूसरा केस पीसीओडी। बहुत पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म पीसीओडी क्या होता है। ठीक है, आप टीवी के नॉर्मल एड पे भी देखते हैं, कुछ देते हैं खाने के लिए, है ना, नेचुरल हर्ब्स वगैरह देते हैं।
दूसरा रीजन क्लियर हुआ। तीसरा रीजन, ओवरी भी बन रहे हैं, मेच्योर भी हो रहा है, ओवुलेशन भी हो रहा है, सब हो रहा है भैया। क्या नहीं है? ये ही ब्लॉक है, ये जो फिम्ब्रिन है ये ब्लॉक है, ठीक है। मतलब ये बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, ओवुलेशन भी हो रहा है, लेकिन ये भी क्या है? ब्लॉक है। ये क्या है? इसको कैरी नहीं कर रहा आगे, ठीक है। अगर ये ओवा आगे कैरी नहीं होगा तो मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो एक ब्लॉकेज ये हो गया, फिम्ब्रियल ब्लॉक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फिम्ब्रियल। इसका मेडिकल टर्म कुछ और होता है, ठीक है। फिम्ब्रियल ब्लॉक। मान लीजिए फिम्ब्रीज भी कैरी कर रहे हैं, आगे यहाँ कहीं ब्लॉकेज आ जाए, समझ लो, यहाँ कहीं ब्लॉकेज आ जाए तो भी एयर आ रहा है, यहाँ तक आया, आगे तक जा ही नहीं पा रहा, तो भी कुछ नहीं होगा। क्लियर है? इतने रीजन समझ में है। मान लीजिए ट्यूब्स भी पेटेंट हैं, पेटेंशी बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्यूब भी पेटेंट है, ओवरीज भी ओवा भी बन रहा है, सही क्वांटिटी में बन रहा है, मेच्योर हो रहा है, पेटेंसी भी है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन हार्मोन्स अच्छे नहीं है, ठीक है। हार्मोन्स अच्छे नहीं है मतलब क्या? आपकी एंडोमेट्रियम ही नहीं बन रही है। जब तक एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या है? इसको बोलते हैं बेड ऑफ बेबी। बेड मतलब ये ओवा और स्पर्म आके दोनों यहाँ मिल जाते हैं और वो अडेयर हो जाता है, इसका कहीं पर भी अडेयर हो सकता है, ठीक है। अडेयर मतलब होता है चिपकना, अडेयर, ठीक है, चिपकना। वो इसलिए अगर एंडोमेट्रियम नहीं है किसी के हार्मोन्स की वजह से, पीसीओडी में क्या होता है? पीसीओडी में इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, या तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, 4-4 महीने में, 6-6 महीने में आ रहा है, या फिर हर 15 दिन में, जैसे फ्री हुई फीमेल, फिर उसके बाद 8 दिन बाद फिर से ब्लीडिंग, इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, आज आया ब्लीड, फिर कल नहीं आया, फिर परसों आया, चलता ही रहता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? आपकी एंडोमेट्रियम हेल्दी नहीं है, ठीक है, एंड उसको फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, तो वो क्या नहीं होगा? अडेयर नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। इट मीन्स दैट केस अंडर द इनफर्टिलिटी। इतना क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? हार्मोन्स भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया, इसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स, ठीक है। यहाँ पर इन्फेक्शन कैसा होना? मान लीजिए कोई एसटीडी हो गया। एसटीडी समझते हैं? हाँ, क्या होता है एसटीडी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। फीमेल्स को सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के एज कंपेयर टू द मेल्स। क्यों भाई? पूछा जाता है। बेसिक रीजन आप बताइए कि फीमेल्स आर मोर प्रोन, मोर ससेप्टिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और एनी अदर इन्फेक्शंस एज कंपेयर टू द मेल्स। क्यों? मेल्स होते हैं कम प्रोन होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए, फीमेल्स ज़्यादा होती हैं। क्यों? ऐसा क्यों चांस है? आपने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा है ना? यूरिनरी सिस्टम में जो मेल यूरेथ्रल लेंथ थी वो कितनी थी? मेल का जो यूरेथ्रा की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी होती है? बताओ। और फीमेल में कितनी होती है? 2-2.5। जो फीमेल्स होती है ना, उनको ज़्यादातर चांस रहता है यूटीआई होने का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हर फीमेल में मिलेगा। लाइफ में वो 2-3 बार तो उसको यूटीआई होता ही होता है, ठीक है। यूटीआई के चांसेस में क्या करते हैं? पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। यूटीआई होने के क्यों चांसेस रहते हैं? क्योंकि जो फीमेल की जो यूरेथ्रा की जो साइज होती है, जो पेशाब की जो नली होती है, वो छोटी होती है, समझ रहे? वो छोटी होती है एज कंपेयर टू द मेल्स। मेल्स में जो यूरेथ्रल साइज नहीं, लेंथ जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है। अब आप मान लीजिए कोई ट्यूब है, ठीक है, ये मान लीजिए यूरेथ्रा है, ठीक है। बाहर से कोई भी इन्फेक्शन लगा, ठीक है, इनके एनवायरमेंट कैसे रहते हैं? एनवायरमेंट क्या होगा ना, वातावरण यहाँ का यूरेथ्रा का कैसा रहता है? एसिडिक रहता है,
ठीक है। एसिडिक इन नेचर रहता है, अम्लीय रहता है। अम्लीय क्यों रहता है? भगवान ने हमारी बॉडी को उसी तरह से बनाया है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो वो एसिड के इफेक्ट में आके वहीं की वहीं किल हो जाए और वो अंदर की तरफ एंटर ना कर पाए। ये होता है। क्लियर है सबको इतना? तो मान लीजिए अगर शॉर्ट लेंथ है तो इन्फेक्शन जल्दी होगा, अगर लेंथ ज्यादा है तो भैया टाइम लगेगा ना उसको ट्रांसफर होने में। ये कॉमन सेंस है ना। अगर लेंथ ज्यादा है तो मेल्स को टाइम लगता है यूटीआई में। मेल्स में यूटीआई बहुत होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स, कम ही होता है। और फीमेल्स में क्या हो जाता है? ज्यादा होता है। उस टर्म को बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ज्यादातर कैंडिडियासिस होने के चांसेस रहते हैं। पूछा जाता है कैंडिडियासिस क्या है? एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है कि? ठीक है। कैंडिडियासिस, जो कैंडी होती है, कैंडी खाने वाली कैंडी, उससे याद रख सकते हैं। कैंडिडियासिस इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। अब फंगल इन्फेक्शन ही क्यों होता है? ये भी एक कॉमन सेंस है। क्यों होता है भाई फंगल इन्फेक्शन? फंगाई कहाँ ग्रो करता है? माइक्रोबायोलॉजी अगर किसी ने पढ़ा हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर ग्रो करता है? करेली की सब्जी सबने खाई है? अपनी मम्मियों को बनाते हुए देखा है करेली की सब्जी? लौंजी बनाते हुए देखा है ना? और मेथी की लौंजी बनाते हुए देखा है? क्यों बेकार नहीं होती? करेले एक बार बना के रख लो, 4 दिन तक खूब चलते हैं, बढ़िया, खूब खाते हैं। क्यों? मॉइस्चराइज सही रहता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता। अपन पानी ही नहीं डालते, उसको तेल में ही भूनेंगे, फ्राई करेंगे, सब कुछ तेल में ही करते हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़, जब भी आप, जैसे एक नॉर्मल चीज़ है, जब आप किचन में जब आप यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, बर्तन जब मांजते हैं, तो आप उसको एकदम उल्टा रखें, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के घरों में उल्टे ही रखे जाते हैं, ठीक है। जिसने थोड़ा बहुत माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, या जो पुराने लोग थे उनको बहुत अच्छे से माइक्रोबायोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो वो क्या करते थे? अपने बर्तनों को तिरछा रखते। देखा, जैसे अपन ने गिलास लिया, ये गिलास है, ठीक है, वो क्या करेंगे? तिरछा रखेंगे, तिरछे सरफेस पर रखेंगे। क्यों? पानी मॉइस्चराइज नहीं रहेगा, पानी निकल जाएगा, उसके अंदर थोड़ी सी हवा एंटर करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो सूख जाएगा। और आप बिल्कुल ऐसे औंधा बोलते हैं ना, औंधा अगर रख देंगे तो आप 2 दिन तक जो खाना, तो उसके अंदर क्या है? मॉइस्चर लगने लगे। और ज़्यादा दिन तक रखे रहेंगे उसमें अंदर फंगस लगने लगे, ठीक है। तो फंगाई कहाँ डेवलप होता है? जहाँ पर मॉइस्चर हो। और मॉइस्चर यूरेथ्रा में कहाँ से आएगी? यूरिन पास करती है फीमेल्स, यूरिन पास करते हैं मेल्स। इसी वजह से वहाँ पे क्या है? हमेशा मॉइस्चर रहती है। इसके वजह से कौन सा इन्फेक्शन होता है? कैंडिडियासिस, जो कैसा है? एक फंगल इन्फेक्शन है। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पर इन्फेक्शन है किसी तरह का, तो क्या होगा? जो स्पर्म्स आ रहे हैं, जो स्पर्म्स अगर आ रहा है तो उसके लिए वो इनफेब्रेबल होगा ना, है ना। पहले ही यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए, पहले तो क्या है? किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या? अगर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अम्लीय है, तो वो क्या करेगा? स्पर्म को वहीं की वहीं किल कर देगा, स्पर्म को वहीं की वहीं किल कर देगा, जिससे क्या होगा? स्पर्म आगे नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इतना क्लियर है? कोई डाउट नहीं आता? एक रीज़न और होता है, वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं हार्मोनल्स में, अगर आप जाएँ तो फिजिकली अगर अपन देखें, सॉरी स्ट्रक्चरल वाइज, तो एक रीज़न और होता है, वो ये होता है बाइकॉर्नेट यूट्रस। बाइकॉर्नेट यूट्रस क्या होता है? ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको टर्म पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा? 8:30 हो गए। बाइकॉर्नेट यूट्रस, बाइकॉर्नेट मतलब, बाय का मतलब होता है 2, ठीक है। इसमें ये जो फंडस वाला पोर्शन होता है, ये क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है, डबल, हाँ, डबल यूट्रस हो जाता है। एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक हो गया, मतलब क्या है? बीच में क्या हो जाता है? सेप्टम डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं,
है, बाइकार्बोनेट यूट्रस हो जाता है। अब समझ में ही नहीं आता भैया ओवा है, इधर जाना है उधर जाना है, क्या समझ में नहीं आता, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो ये इस तरह की प्रेगनेंसीज कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स प्रेगनेंसीज होती है, ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज अपन कह सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और थी, जो ओवर रिलीज होता है एक बार एक मंथ, मतलब एक ओवरी से एक मंथ में एक बता नहीं पा रही हूँ, जैसे कि इस वाले मंथ इस वाली ओवरी से एग रिलीज हुआ और दूसरी मंथ इस अल्टरनेट, ठीक है। तो इन केस अगर फीमेल्स में अगर एक ट्यूब भी ब्लॉक है तो मान लीजिए इस वाले मार्च के महीने में सपोज करिए आप, मार्च के महीने में अगर इस वाले ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो और यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है किसी तरह का, तो ऐसा कोई नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी प्रेगनेंसी, तो अप्रैल में इधर से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अल्टरनेट होता है तो अगर एक ट्यूब, जिस तरह से हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, एक किडनी नहीं भी होती तो काम चल जाता है, इसी तरह से अगर एक ट्यूब ब्लॉक है एक ट्यूब नहीं ब्लॉक है तो क्या काम चल जाता है, ठीक है। एक सर्जरी होती है बच्चे बंद करवाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबेक्टमी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ट्यूबेक्टमी में क्या होता है, या तो ये ट्यूब यहाँ से काट दिया जाता है या फिर इसको थ्रेड से बांध दिया जाता है, मतलब ओवा और स्पर्म मिल नहीं पाए, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक?